मैं तुम सभी लोगों का स्वागत करता हूं 2026 की एक नई एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई ऐसिकाई एनिमे नहीं है। ये एनिमे बहुत ही कमाल की फैंटेसी एनिमे है, वो भी बहुत ही कमाल की स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर ओरुन को देखते हैं, जो कि अब एक डंजन में काफी सारे रैबिट मॉन्स्टर को तलवार से मार देता है। उन्हें मार के वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तलवारबाजी करना भूल गया हूँ, पर लगता है कि ऐसा नहीं है। जिसके बाद अब अचानक से उसके सामने काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और अब वो कहता है कि अब समय आ चुका है थर्ड सपोर्ट मैजिक यूज करने का। ऐसा बोलने के बाद वो अब अपने स्किल को यूज करके अपने ही स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, जिससे कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज और उसकी तलवार की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। और अब इस चीज को यूज करके उन गॉब्लिन्स को काफी आराम से हराने लगता है। वो कहता है इस स्पेल का यूज करके मेरे अटैक और डिफेंस दोनों ही काफी इम्प्रूव हो जाते हैं। ऐसा मैं अपने पार्टी मेंबर्स और खुद के लिए भी कर सकता हूँ, पर इसकी एक कमजोरी है, मैं इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए ही यूज कर सकता हूँ। और उनके ऊपर से अब वो स्पेल हट जाती है, लेकिन अब वो देखता है कि और भी मॉन्स्टर आ चुके हैं, इसलिए वो फिर से स्ट्रेंथ अप यूज करके फिर से लड़ने लगता है। वो बताता है कि जो सपोर्ट मैजिक है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलता। एक पर्सन के मैजिक रेजिस्टेंस से डिपेंड होता है कि आखिरकार उसकी जो स्पेल है वो कितनी देर तक चलेगी। मेरे केस में ये 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट तक चलती है। मुझे हर बार टाइम को नोट करना पड़ता है और जैसे मेरी ये पावर खत्म होती है मुझे उसे वापस से यूज करना पड़ता है। एन्चेंटर्स जो भी हमेशा सपोर्ट मैजिक यूज करते हैं वे हमेशा टाइम के अगेंस्ट लड़ते हैं। नॉर्मली तुम सपोर्ट मैजिक यूज करते समय तलवार यूज नहीं करते हो, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओरुन की पुरानी पार्टी उसे टीम से निकाल देती है। वैसे इस लड़की का नाम है एनली और इस बंदे का नाम है डेरेक और इस पार्टी के लीडर का नाम है ओलिवर। वही ओरुन की बात पर विश्वास ही नहीं करता है। वो कहता है कि तुम मुझे पार्टी से कैसे निकाल सकते हो, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं। तो ओलिवर भी कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें इतने सारे चांसेस इसलिए दिए क्योंकि तुम मेरे ही विलेज से थे, पर अब आगे से तुम कीप अप नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें हमारी हीरो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर ओरुन काफी शॉक होता है, क्योंकि ये पार्टी ओलिवर और उसने 8 साल पहले बनाई थी। कुछ ही सालों में वो लोग एक एस रैंक पार्टी बन गए थे और ये पहली ऐसी पार्टी थी जो कि साउथ एंडन ग्रेट डंजन के 94 फ्लोर तक पहुंची थी। लोग हमें हीरो की पार्टी बुलाया करते हैं। वहीं पर अब ओरुन अब कहने लगता है कि हाँ, शायद तुम सही हो, मैं ताकतवर नहीं हूँ पर तुम लोग भी नहीं हो, मेरे बिना तुम कैसे लड़ोगे। तो ओलिवर भी कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें एक एन्चेंटर की जरूरत है, बैटल में उसकी काफी जरूरत होती है, पर लास्ट महीने हम लोगों ने जो पॉइंट रेट करी थी तब हमने देखा कि दूसरी एस रैंक की पार्टी के जो एन्चेंटर है वो कितने कमाल के हैं और हमें समझ आया है कि तुम्हारा सपोर्ट मैजिक कितना कमजोर है। तो तब वो कहता है कि वो तो होगा ही, क्योंकि मैं एक सॉर्समैन हूँ, इसलिए ही तो मैंने अपने खुद के ओरिजिनल मैजिक को क्रिएट किया। तो डेरिक कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम इसलिए कन्वर्ट हुए थे क्योंकि ओलिवर तुमसे ज्यादा बेहतर है और वैसे भी तुम एक अच्छे एन्चेंटर भी नहीं हो, आखिर तुम कंप्लेन कैसे कर सकते हो। तो ओरुन कहता है कि हमें एक एन्चेंटर की जरूरत थी, इसलिए मैं एक एन्चेंटर बना, क्योंकि हम में से सबसे अच्छी कैपेबिलिटीज मेरी ही थी। मैंने अपनी गलतियों की कमियों को पूरा करने के लिए अपने खुद के तरीके के मैजिक को इन्वेंट किया, उसी की ही तो वजह से हम लोग डंजन के डीपेस्ट फ्लोर तक सरवाइव कर पाए थे। तो अब ओलिवर कहता है कि माफ करना, हमें तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिल गई है। ये सुनकर ओरुन काफी शॉक हो जाता है। तभी एनली भी कहती है कि हम लोग हीरो की पार्टी हैं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर अब ओरुन सोचने लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और ये लोग अब मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। वो अब कहता है कि ठीक है, मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है तो मैं जाता हूँ, हर चीज के लिए शुक्रिया। ऐसा बोलकर अब वो जा रहा होता है। वहीं एनली उससे कहती है कि तुम मैजिक शॉर्ट फाइटिंग कर सकते हो और काफी कुछ भी कर सकते हो, पर सिर्फ ए रैंक के लेवल
लेवल पर। तुम हमेशा हमें बताया करते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिससे हम काफी परेशान हो जाते थे। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों को लोग क्या बुलाते हैं? अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। ये सब कुछ अब ऑरोन याद कर रहा होता है और कहता है कि मैं तलवारबाजी कर सकता हूँ और सपोर्ट मैजिक भी यूज कर सकता हूँ। ये एक नए तरीके का स्टाइल मैंने बनाया है, काफी एडेप्टेबल हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे ये करना ही होगा जिससे कि कोई मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बुला सके। एक दिन मैं एक ऐसा एडवेंचरर बनूंगा जो कि सब कुछ कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरोन आकर टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के साथ रजिस्टर कर लेता है, जिससे कि वो अगली बार सीधा ही वहीं पर आ सके। वो अब जाने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ कुछ एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि काफी जल्दी में होते हैं और घबराए हुए से लग रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऑरोन अब वहाँ से जाने लगता है, पर वो लोग अब बात करने लगते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर काफी सारे ऑर्क हैं, हम लोग अब उस लड़की को नहीं बचा सकते। उस पार्टी का लीडर भी कहता है कि हमें उस लड़की को वहाँ पर छोड़ना पड़ा, अगर हम उसे बचाते तो हम सभी लोग मारे जाते। वैसे भी आज ही उसी ने हमें ज्वाइन किया है, तुम लोग मेरे पुराने दोस्त हो, तो सबसे पहले तुम लोग की जान बचाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर ऑरोन अब गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मुझे ये वैसे ही याद दिला रहे हैं जिस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझे अबैंडन कर दिया था। वो अब उनसे गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने एक लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया, अब तुम उसे बचाने की जगह बस बहाने मार रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? ऐसा बोलकर अब ऑरोन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अब ऑरोन उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम उस लड़की को कहाँ पर मरने के लिए छोड़ कर आए हो। अगले सीन में अब हम लोग उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब एक कॉर्नर पर आ चुकी है और अब वो ऑर्क उसके ऊपर हमला करने वाली है। ये देखकर अब वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेती है। हम देखते हैं कि वो ऑर्क अब इस जगह से थोड़ी देर रुक पा रहा है, पर इतने सारों को एक साथ रोकना इतना आसान नहीं है। वो लोग अब उसके बैरियर को भी तोड़ देते हैं। ये देखकर अब वो लड़की रोने लगती है और अब वो मदद के लिए किसी को बुलाने लगती है। तब ऑरोन वहाँ पर आकर एरोशॉक यूज करके उन सभी को पीछे कर देता है। इसके बाद अब वो अपने आप को सपोर्ट मैजिक से काफी ज्यादा एनहांस कर लेता है, काफी इजीली से उन सभी ऑर्क को अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर तो वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार ये बंदा एक तलवारबाज है या फिर एक एन्चेस्टर। तभी ऑर्क को हराने के बाद अब ऑरोन उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? और वो लड़की अब तभी रोने लगती है। जिसके बाद अब वो लोग बाहर आ जाते हैं और अब ऑरोन जाने ही वाला होता है, पर तभी वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया करने दो, मेरा नाम सोफिया क्लोडेल है। वहीं पर अब ऑरोन भी अब देखता है कि जो सोफिया है उसके कपड़े पर एक रैबिट का क्रैश बना हुआ है। जिसके बाद ऑरोन भी उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर सोफिया कहती है कि आपका नाम तो काफी प्यारा है, आपने मुझे बचाया, इसलिए शुक्रिया के तौर पर क्या मैं आपको डिनर खिला सकती हूँ? ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बचाया था, पर अब वो काफी प्यार से प्लीज कहने लगती है, तो ऑरोन भी उसे मना नहीं कर पाता। जिसके बाद अब वो उसी एक जगह पर ले जाती है। तभी ऑरोन देखता है इस दुकान के ऊपर तो वही क्रॉस बना हुआ है, जो देखकर वो कहता है कि ये तो रैबिट की शॉप है। इसका मतलब है कि जो सोफिया है वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट से है, जो कि नोहितान किंगडम में सबसे बिगेस्ट गिल्ड में से एक है। वो लोग अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो सोफिया की बहन बैठी थी। सोफिया की बहन कहती है कि आसपास मीटिंग थी, इसलिए मैं यहाँ पर खाने के लिए आ गई। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है? तो सोफिया शर्मा कर कहती है कि ऐसा नहीं है। वो सोफिया की बहन तो ऑरोन को जानती है, ऑरोन भी उसे जानता है और कहता है कि सेल्मा काफी समय बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? तब वो कहता है हाँ। तब ऑरोन बताता है कि जो सेल्मा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी जो कि सिल्वर रैबिट्स में से एक है उसकी लीडर है। वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल एंचेस्टर भी है। सेल्मा की वजह से एंचेस्टर फेमस बने और सेल्मा ही वो पर्सन थी जिसने पार्टी मेंबर्स के अंदर अलग अलग लोगों का रोल डिसाइड किया।
जैसे कि एक पार्टी के अंदर जो अटैकर होगा वो दुश्मन को हराएगा, एक डिफेंडर सारे हिट लेगा और जो सपोर्टर होगा वो पीछे से मदद करेगा। सेल्मा ही वो पर्सन थी जिसने इस आइडिया को सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। इसी वजह से सभी एडवेंचरर्स के सोचने का तरीका बदल गया और यही वो कारण था जिसकी वजह से मुझे एक सॉर्समैन की जगह एक एन्चेस्टर बनना पड़ा। और मेरी पार्टी ने पिछले बार सेल्मा को ही देखा था कि वो कितनी पावरफुल एन्चेस्टर है, तभी से ही उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वे मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मुझे तो लगा कि सेल्मा और सोफिया एक ही क्लैन के अंदर होंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आपस में सिबलिंग्स हैं। औरन देखता है कि सेल्मा उसे काफी गुस्से में लग रही होती है। वो अब उसे कहने लगती है कि मेरी बहन 14 साल की है, क्या तुम उस पर नजर रख रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मुझे यहाँ पर डिनर खिलाने के लिए लेकर आई है। सोफिया भी अब उसे कहने लगती है कि हाँ, औरन ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर सेल्मा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि तुम डंजन में अकेले गई थी। तब वो कहती है हाँ, जिस पर सेल्मा कहती है मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था क्योंकि हम परसों ग्रेट डंजन के अंदर जाएंगे, तुम्हें सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही रुकना था। जिस पर सोफिया कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर औरन भी सोचता है कि ओ, इसका मतलब सोफिया अपने क्लैन को बिना बताए हुए डंजन के अंदर चली गई थी। अब सारी बातें सुनने के बाद सेल्मा औरन से माफी मांगती है क्योंकि सेल्मा ने औरन से रूट तरीके से बात की थी और औरन को शुक्रिया कहती है उसकी बहन की जान बचाने के लिए। वैसे हमारा ये पहली बार है कि हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। ये सुनकर अब सोफिया कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो वो कहती है कि हाँ, हम लोग रेड बैटल में मिले थे, हम लोग एन्चेस्टर हैं, इसलिए हमारी पोजीशन एक ही जगह पर थी और उन्होंने भी मेरी काफी मदद करी। मैंने उससे यही एक्सपेक्ट किया था कि आखिरकार वो हीरो की पार्टी का मेंबर है। ये सुनकर सोफिया काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। उसे हैरान देखकर औरन कहता है कि हैरान मत हो, अब मैं हीरो नहीं हूँ, मैंने कल अपनी पार्टी छोड़ दी। जो सुनकर सेल्मा कहती है कि आखिर तुम्हारे जैसे पर्सन को तुम्हारी पार्टी ऐसे कैसे जाने दे सकती है? तो वो कहता है कि उनके पास उनके खुद के कारण थे, खैर वो उनकी मर्जी। ये सुनकर सेल्मा कहती है कि इसका मतलब तुम इस समय फ्री हो? तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर अब वो सोचता है कि कहीं ये मुझे सिल्वर रैबिट के अंदर तो नहीं डालना चाहती है। और अब इससे पहले कि वो कुछ बोल सके वो उसे कहता है कि माफ करना, मैं थोड़े समय के लिए किसी क्लैन या फिर पार्टी को दोबारा नहीं जाना चाहता। तो तब वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जॉब है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लैन के साथ हमारी टीचिंग एक्सपेंडिशन पर कल जाओ, इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। इस जॉब में तुम्हें नए लोगों को टीचिंग देनी है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। ए रैंक और उससे जो ज्यादा हाई वाले रैंक के लोग हैं वो सभी नए लोगों को लीड करेंगे। हम लोग 3 दिन लगाने वाले हैं साउथर्न ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर तक जाने के लिए। ये सुनकर औरन हैरान हो जाता है, कहता है क्या सिर्फ 3 दिन? बेस्ट ने एडवेंचरर्स को वहाँ तक पहुँचने में 6 महीने या फिर 1 साल लग जाएगा, तुम तो काफी कम टाइम में ये करने वाले हो। तो सेल्मा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये क्रेजी है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग छोटा रास्ता लेंगे तो हमारे पास समय कम है क्योंकि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो काफी फोर्स कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी हालत तो काफी बुरी होने वाली है, वैसे तुम्हें तो अपने स्पॉन्सर्स को मना कर देना चाहिए था, पर अगर तुम लोग फिर भी ये करने वाले हो इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण होगा। एक सेकंड, अगर जो नए रिक्रूट्स हैं वो फ्लोर बॉस को नहीं हरा पाए तो वो अपने आप के एक्सप्लोरेशन करने नहीं जा पाएंगे डीपर फ्लोर तक। इसका मतलब तुम लोग अपनी ट्रेनिंग करा के अपने क्लैन को ताकतवर करना चाहते हो। ये सुनकर सेल्मा काफी हैरान हो जाती है कि इतनी कम डिटेल सुनने के बाद भी औरन ने सही गैस कर लिया। वो सोचती है कि ये तो स्मार्ट है। वो बताती है कि डंजन के अंदर तुम्हें फ्लोर बॉसेस को हराना पड़ता है जो कि हर 10 फ्लोर बाद अपीयर होते हैं। ऐसी बैटल के दौरान नए रिक्रूट का इंजर्ड होना या फिर मारा जाना तो कॉमन है। तो अगर एक स्किल्ड एडवेंचरर बॉस को हरा पाया तो बाकी के नए एडवेंचरर्स को बस क्रिस्टल से रजिस्टर ही करना है, फिर तो लोग भी अगले फ्लोर तक जा पाएंगे बिना बॉस को हराए। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो अब औरन कहता है कि देखकर लगता है कि तुम लोगों के लिए ये मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या मुझ जैसे आउटसाइडर का आना सही रहेगा? ये सुनकर अब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ। ये सुनकर औरन हैरान हो जाता है कि सेल्मा उसे एक एन्चेस्टर के तौर पर काफी रिस्पेक्ट देती है। वो अब सोचता है कि लेकिन
आखिरकार मेरी तारीफ क्यों कर रही है? मुझे हीरो की पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कमजोर था। क्या इसका मतलब है कि मुझे एक वापस से एनचेस्टर बनना पड़ेगा? और अब उसे मना कर देता है और कहता है कि माफ करना, मुझे खुशी है कि मेरे बारे में इतना सोचती हो, पर मुझे और कोई काम करना है। वो मना कर देता है। ये देखकर सोफिया परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं भी चलने वाली हूँ, तो प्लीज अगर आप चलोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। तो अब ऑरन भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और अब वो कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में। और वो कहता है मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं एक एनचेस्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सॉर्ट्समैन हूँ। वो अब सेल्मा से कहता है कि लगता है कि तुम मुझे एक एनचेस्टर के तौर पर रिस्पेक्ट देती हो, पर अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मैं एक सॉर्ट्समैन के तौर पर चलूंगा। तो अब सेल्मा को भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि ऑरन के भी कोई ना कोई कारण तो होंगे ही। वो अब सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर चीजें बुरी होंगी तो वो वापस से एक एनचेस्टर बन जाएगा। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम आओगे तो कल सुबह सिल्वर रैबिट के हेडक्वार्टर में आ जाना। अगले सीन में ऑरन अब एक दादाजी को दुकान पर आता है। दादाजी भी अब दुकान को बंद करने ही वाले थे, पर अब वो ऑरन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। तो वो भी अब वहाँ पर बैठ जाता है। दादाजी अब उसे कहने लगते हैं कि आज का दिन भी काफी बिजी था। जब से तुम एक टॉप एडवेंचरर बने हो तब से मेरी इस दुकान का काफी अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर ऑरन अब दुखी हो जाता है और कहता है कि माफ करना, अब मैं हीरो की पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं अब आगे से आपकी दुकान का प्रमोशन और नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अब एक हीरो नहीं हूँ। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हीरो हो या फिर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने बाकी सभी लोगों को काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। मुझे तुम पर विश्वास है कि आगे से तुम जो कुछ भी करोगे उसके लिए तुम्हें काफी सारे थैंक यू मिलेंगे। तुम्हें जैसे सही लगता है बिल्कुल वैसा ही करो, कभी अपने आप को खो मत देना। जिसकी मदद की जरूरत है उसकी मदद करो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर ऑरन काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद हम लोगों को अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेल्मा अब हेडक्वार्टर के सामने वेट कर रही थी और अब ऑरन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मेरे पीछे आओ। सेल्मा अब देखती है कि ऑरन काफी खुश लग रहा है, जो देखकर वो उसे कहती है कि आज तो तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, लगता है कि हीरो की पार्टी से निकलकर तुम काफी रिलीफ फील कर रहे हो। जिस पर ऑरन भी कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। तो दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।